नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर आगामी यूपीएससी प्रिलिमिनरी 2024 को देखते हुए हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इसके साथ ही करंट अफेयर भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। करंट अफेयर का भी डिस्कशन करते हैं। तो इस श्रृंखला में आज जो मैं आपके सामने पेपर लेके आया हूँ वो है आपका संस्कृति आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट नंबर 15। ठीक है मित्रों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं संस्कृति आईएएस संस्थान का ये पेपर। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, इसे ज़रा पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। जीवाणु प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा ही जीव प्रजनन करते हैं। ठीक है। दूसरा, साइनोबैक्टीरिया में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है। तीसरा, पौधों में विषाणुओं का विस्तार फ्लोएम के माध्यम से होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जीवाणु प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सभी बैक्टीरिया जो हैं वो मोनेरा जगत से आते हैं, जो कि सर्वाधिक सूक्ष्मजीवी हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। यद्यपि बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत ही जटिल होता है और इनमें प्रजनन सामान्यतः कोशिका विभाजन द्वारा ही होता है। पहला स्टेटमेंट पूर्णतः सही है। साइनोबैक्टीरिया में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। पौधे विषाणुओं के विस्तार फ्लोएम के माध्यम से होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम स्टेटमेंट में जाएंगे तो सभी के सभी सही हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रजनन, चेतना, उत्सर्जन, निश्चित जीवन काल, उपरोक्त में से कितनी सजीवों की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें सजीवों की विशेषताएं, सजीव प्रजनन भी करते हैं, सजीव में चेतना भी होता है, सजीव उत्सर्जन भी करते हैं और सजीव का निश्चित जीवन काल होता है। ये चारों जो चेतनाएं हैं, विशेषताएं हैं, सजीवों में पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो ही जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है थर्ड में? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचरण केवल जैविकीय संवाहकों द्वारा होता है। ओके। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता। यदि हम विषाणुओं के बारे में यहाँ पर बात करें तो विषाणु केवल जानवरों, पौधों या जीवाणुओं द्वारा की जीवित कोशिकाओं में ही गुणन करते हैं और इसलिए वो पूर्ण रूप से क्या हैं? परजीवी होते हैं और इस तरह निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। विषाणु जीवित कोशिकाओं वाले विकास के द्वारा ही विकास होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, जीव एक दूसरे के संचरण केवल जैविकीय संवाहकों द्वारा होता है, तो जैविकीय और अजैविक दोनों के द्वारा होता है, ये कोई बात नहीं है, केवल ये गलत हो जाएगा। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? पहला आपको लग गया होगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है 4, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोगों से रक्षा, शारीरिक ताप नियंत्रण में सहायक, पोषक तत्वों का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन। तो देखते हैं इसमें आगे क्या है। निम्नलिखित पर विचार कर लिया हमने। निम्नलिखित में से रुधिर के कितने कार्य हैं? तो मित्रों, रुधिर के ये सारे कार्य हैं। रोगों से रक्षा भी करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन भी करता है, हार्मोन्स का भी परिवहन भी करता है और शारीरिक नियंत्रण ताप का भी करता है, यानी सभी चारों सही होंगे। रुधिर का ये सभी काम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, उसे देखते हैं। उदारीकृत प्रेषण योजना LRS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? नाबालिगों सहित व्यक्तिगत भारतीय निवासियों को इसके तहत धन भेजने की अनुमति है।
ओके। इसके अंतर्गत किसी भी प्रेषण के लिए आरबीआई से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। 3, कॉरपोरेट साझेदारी फर्म तथा न्यास को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से कथन सही हैं? तो ये जो आप कह रहे हैं उदारीकृत प्रेषण योजना, ये 4 फरवरी 2004 को आरबीआई द्वारा लागू की गई थी, शुरू की गई थी। ठीक है, एलआरएस उदारीकृत यानी लिबरल रेमिटेंसी योजना के अंतर्गत 20% कर जल्द ही लागू करने की बात कही और यह योजना आरबीआई द्वारा 4 फरवरी 2004 को शुरू की गई थी। ठीक है, नाबालिगों सहित व्यक्तिगत भारतीय निवासियों के तहत धन भेजने की अनुमति देता है। बात बिल्कुल क्या है? सही है। इसके अंतर्गत किसी भी प्रेषण के लिए आरबीआई से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अगर हम बात करें किसी भी प्रेषण की बात नहीं है, अगर यहाँ 25,000 अमेरिकी डॉलर तक स्वतंत्र रूप से भेजने की अनुमति है और इसके बाद की अगर बात आएगी तो अनुमति की आवश्यकता होगी, यानी ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। कॉरपोरेट साझेदारी फर्म तथा न्यास को इसके दायरे से बाहर रखा गया, ये बात बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि हम 25,000, ठीक है, सॉरी कितने जीरो बना दिए तुमने? ठीक है, ठीक है, इतने डॉलर से ऊपर अगर भेजोगे यानी 250,000 से ऊपर अगर भेजोगे तो आपको आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कितने सही हैं? 2 कही हैं। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं, लेकिन इनके गुणधर्म भिन्न हैं क्योंकि कार्बन परमाणुओं के बीच विभिन्न बंधों का अस्तित्व है, कार्बन परमाणुओं का भिन्न विन्यास है, कार्बन परमाणुओं का भिन्न आकार है, कार्बन परमाणुओं का भिन्न आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं लेकिन उनके गुणधर्म भिन्न हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो कार्बन परमाणुओं के बीच विभिन्न बंधों का अस्तित्व है, ये बात बिल्कुल सही है, यही बात होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी यानी 7 पर। क्या है 7? देखते हैं। वाष्पीकरण की दर में वृद्धि करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्र में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में वृद्धि, वायु के वेग में वृद्धि, उपरोक्त में से कितने सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें वाष्पीकरण के लिए क्या क्या है, तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण तेज़ी से होगा, वायु के वेग में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण तेज़ी से होगा, सतह के क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण तेज़ी होगा, अगर आर्द्रता में वृद्धि हो जाएगी तो वाष्पीकरण नहीं होगा। यानी कितने सही हैं? 3 सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफिल केवल हरे वर्ण की पत्तियों में होता है। 2, कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड के रूप में संचरित होता है। 3, सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन सही हैं? क्लोरोफिल केवल हरे वर्ण पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल के बारे में यदि हम बात करें तो हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल और भूरे तथा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को आच्छादित कर देते हैं। यानी ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड के रूप में संचित होता है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? इसे देखते हैं।
हवा का चलना, शक्कर का पानी में घुलना, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, उपरोक्त में से कितने विसरण के उदाहरण हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा? ठीक है, हवा का चलना, शक्कर में पानी का घुलना, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन के उपयुक्त में से कितने विसरण के उदाहरण हैं? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें विसरण के उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो ये सारे के सारे विसरण के तौर के उदाहरण पर आएंगे, क्योंकि विसरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होगा, गैस, द्रव और विलेय पदार्थों का स्वतंत्र अणुओं को अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना। ठीक है, तो यही बात सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? पैलेजिक वर्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये खुले समुद्र और महासागरों के रहने वाले पक्षी होते हैं। ये तेज़ हवाओं और तूफान में भी उड़ने में सक्षम होते हैं। इनमें शरीर के अतिरिक्त नमक स्रावित करने के लिए विशेष ग्रंथियां पाई जाती हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ठीक है, उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये खुले समुद्र महासागरों में रहने वाले पक्षी हैं। जैसा कि जून 2023 में गुजरात में पक्षी प्रेमियों ने पेलेजिक पक्षियों के तौर पर बात की है। ठीक है, और देखे गए सूचना दी गई है जिनमें अंतर्देशीय क्षेत्रों सीयर वर्टस, पेट्रोल स्ट्रोम जैसी प्रजातियां शामिल हैं और ये खुले समुद्र महासागरों में रहने वाले पक्षी हैं। बिल्कुल सही हैं। तेज़ हवाओं और तूफान में भी उड़ने में सक्षम होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। इनमें शरीर के अतिरिक्त नमक स्रावित करने के लिए विशेष ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। पैलेजिक वर्ड्स के संदर्भ में दो बातें सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। पैलेजिक समुद्री पक्षी होते हैं जो अंतर्देशीय या झीलों, नदियों जैसे अधिक स्रावित क्षेत्रों में बहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अनुवांशिक पदार्थों के अनिवार्य लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम होते हैं। इनमें उत्परिवर्तन की संभावना होती है। ये संरचना और रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही हैं, तो ये अपनी प्रतिकृति बनाने में क्या हैं, सक्षम होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, अपनी प्रतिकृति बनाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। दूसरा, इनमें रासायनिक संगठन और के आधार पर स्थिर होते हैं। ये रासायनिक एवं, ठीक है, ये संरचना और रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होते हैं, सही है। इनमें उत्परिवर्तन की संभावना होती है, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो अगर हम देखें आगे क्या है ऑप्शन, तो कितने सही हैं, तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टर्नर सिंड्रोम, थैलीसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, उपरोक्त में से कितने अनुवांशिक विकार हैं? केवल 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने अनुवांशिक विकार हैं, तो टर्नर सिंड्रोम, थैलीसीमिया, फिनाइलोकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये अनुवांशिक विकार हैं जो एक जीव के जीनोम परिवर्तन की असमानताओं के कारण होते हैं। ठीक है, मेंडेलियन विकार के बारे में यदि हम बात करें तो ये एक प्रकार का ऐसा विकार है जो उत्परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, जिसमें थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया है। तो यहाँ पर ये सारी अनुवांशिक विकार के तौर पर इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? डीएनए की अधिक स्थायी होना इसे सूचनाओं का संचयन के लिए अधिक उपयुक्त बनाता है। विषाणुओं के आरएनए जीनोम तीव्र उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करने में सहायक होते हैं। स्तंभ कोशिकाएं बीज पुट्टियों के नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं, सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन सही हैं, तो मित्रों यहाँ पर ये तीनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जीएम पौधों के लाभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में कमी करना। 2 खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि। 3 कीटनाशकों पर निर्भरता कम करना। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पौधों द्वारा खनिज उपयोग की क्षमता में कमी आती है जीएम पौधों के अंतर्गत, ये बात बिल्कुल गलत है। कमी नहीं आती है, क्षमता बढ़ जाती है। दूसरी बात, खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि की जाती है जीएम की, जैसे कि आप लोग जेनेटिक राइस के तौर पर या केराटिन के तौर पर विटामिन ए से भरपूर धान की उत्पादन किया जाता है। कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। कीटनाशकों पर निर्भरता इससे कम हो जाती है, यानी पहला गलत, बाकी दोनों सही, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है 15? इसे देखते हैं। प्रायः समाचारों में रहने वाले केदारनाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मकराना पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। बेसर शैली में बना यह उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। नित्य नियम पूजा हेतु वीर शैव जंगम संप्रदाय के पुजारी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2023 में उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोना चढ़ाया गया, जिसकी कीमत 1.25 अरब रुपए के घोटाले के आरोपों के लिए जांच के स्तर में आई। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल के बाद पांडवों द्वारा किया गया। यह निर्विवाद सत्य है कि लगभग 80 फीट ऊंचे इस विशाल मंदिर वास्तुकला सुंदर प्रदर्शन है। मंदिर में प्रयुक्त पत्थर स्थानीय है जो तराशे गए हैं। मंदिर का स्वरूप चतुष्कोणात्मक है और इसे मकराना के पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी पहला स्टेटमेंट तो हमारा पूर्णतः क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? ये समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें तो 3969 मीटर ऊंचा है और क्षैतिज विभाजनों के रूप में कथूरी शैली यानी नागर शैली में बनाया गया है, न कि बेसर शैली में। किस में बनाया गया है? नागर शैली में। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, नित्य पूजा हेतु वीर शैव जंगम संप्रदाय के पुजारी नियुक्त किए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका भित्ति केवल जंतुओं में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है। डार्क चॉकलेट को इसके स्वास्थ्य लाभों के कारण एक कार्यात्मक भोजन माना जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, क्या कहा जा रहा है? कोशिका भित्ति केवल जंतुओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। ये पादप भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, जो जटिल पदार्थ हैं जो पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्रोमोसोम अनुपस्थित होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक उन जीवों को कहते हैं जिनमें एक वास्तविक नाभिक और झिल्ली से बंधे कोशिकांग का अभाव होता है। उनकी आनुवांशिक सामग्री आमतौर पर गोलाकार डीएनए अणु एक परमाणु झिल्ली के अंदर बंधे हुए बिना साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। इनमें केवल एक गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र अनुपस्थित नहीं होता, ये भी गलत। डार्क चॉकलेट स्वास्थ्य लाभों के कई दशकों से लोकप्रियता हासिल किए हुए है, जो हृदय के रोगों, कुछ प्रकार के कैंसरों एवं मस्तिष्क की सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन इत्यादि। तो ये बिल्कुल क्या है? सही होगा। केवल एक कथन सही है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में जल कणों की मात्रा में वृद्धि होने से बाष्पीकरण की दर में कमी आती है। किसी ठोस के गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल की सामर्थ्य को दर्शाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर बताना है, वायु के जल कणों की मात्रा में वृद्धि होने से बाष्पीकरण की दर में कमी आती है, बिल्कुल सही है।
किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या है? रासायनिक उद्योग में जल का उपयोग करने से पहले इसे उपचारित क्यों किया जाता है? गंध और स्वाद को बेहतर बनाने के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए, खनिज लवणों को हटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है तीनों ऑप्शन यहाँ पर इसके सही होंगे और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोन अपने जनक से शारीरिक और आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप होता है। स्तंभ कोशिका को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जाइलम में पदार्थ का प्रवाह एक दिशीय होता है। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन सही हैं, तो यहाँ पर मित्रों ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। अपने जनन के आनुवंशिक रूप से ये बिल्कुल सही है। स्तंभ कोशिका शरीर के किसी भी कोशिका की मरम्मत कर सकती है, बिल्कुल सही है। जाइलम का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी जड़ों से ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ पर तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कीनिया, तंजानिया, युगांडा, इथोपिया कितने देश विक्टोरिया झील से जुड़े हुए हैं? ये बताना है कितने देश विक्टोरिया झील से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और मत्स्य पालन वाली लेक विक्टोरिया बेसिन नियमित रूप से बाढ़ और चरम के कारण सुर्खियों में रहती है। और इस झील से जुड़े अगर देशों के बारे में बात करें तो ये हैं आपके केनिया, तंजानिया और युगांडा, यानी 3 हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इथोपिया इसमें शामिल जो है वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना के पात्र हैं? ऑप्शन 1 क्या है? क्लिनिक, नर्सिंग होम, अस्पताल जैसी स्वास्थ्य सेवाएं, प्रयोगशाला, वैज्ञानिक केंद्र और फार्मेसी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और सक्षम कंपनियां। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर क्या है चुनना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों जो हैं बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेरोस्क्लेरोसिस, ल्यूकेमिया, सरकोमा, कार्सिनोमा उपरोक्त में से कितने कैंसर के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर कैंसर के उदाहरण बताने हैं तो ल्यूकेमिया कैंसर का उदाहरण है। ठीक है, ठीक। कैंसर होता क्या है पहले इसे समझ लीजिए। जब शरीर में कोशिकाओं को अनियंत्रित विभाजन होने लगता है तो उसे कर्क रोग या कैंसर कहा जाता है। ल्यूकेमिया, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया हो जाता है। लिम्फोमा, इसकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा या पीलिया यकृत की आदि में होती है। सरकोमा, रक्त कोशी में अस्थि में होने वाला कैंसर सरकोमा अस्थि में। कार्सिनोमा, स्तन, त्वचा, मस्तिष्क, गर्भाशय में होता है। हृदय रोग, एरिथ्रोनिमोनिया के हृदय रोग से संबंध धमनियों में संकुचन से हृदय में बढ़ जाता है, तो ये हृदय रोग से संबंधित है। बाकी ये सारे कैंसर से हैं, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है 23? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंट्रोपी का सर्वोत्तम रूप परिभाषित करता है? एंट्रोपी का सर्वोत्तम रूप किसी निकाय की कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे उपयोग में लाया जा सकता है, ए ऑप्शन था। बी, किसी निकाय की कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है? किसी निकाय में कुल ऊर्जा ही उसकी एंट्रोपी कहलाती है। और डी नन ऑफ दीज है। तो ऊष्मागतिकी में एंट्रोपी एक
भौतिक राशि है जो सीधे मापी नहीं जाती बल्कि गणना द्वारा इसका मान निकाला जाता है, जिसका क्या होता है, निकाय की कुल ऊर्जा का वह भाग जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं क्या कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है। तो क्या है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियो तरंगें चालक तारों में आवेशों में की त्वरित गति से उत्पन्न होती हैं। लघु तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगों की उपयोग विमान संचालन की राडार प्रणाली में होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन क्या हैं, सही हैं। तो उपरोक्त में से मित्रों रेडियो तरंगों से संबंध में आवेशित त्वरित गति से उत्पन्न होते हैं, सही है। लघु तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगों के उपयोग विमान संचालन की राडार प्रणाली में होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति हैसरियस मुंबई निम्नलिखित में किससे संबंधित है। हैसरियस मुंबई निम्नलिखित में मकड़ी की एक प्रजाति है जो गोरेगांव मुंबई में नेचुरल हिस्ट्री द्वारा चट्टानों में जंपिंग करती हुई देखी गई है। तो ये किससे संबंधित है, ऑप्शन मकड़ी से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या है 26, प्रकाशिकीय तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कांच व सिलिका के पतले रेशे होते हैं। ये प्रकाश में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये अति उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों के माध्यम से संचार व्यवस्था स्थापित की जाती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यदि हम उपरोक्त में से कथनों के बारे में बात करें तो ये कांच और सिलिका के पतले रेशे होते हैं प्रकाशीय यानी ऑप्टिकल फाइबर, बिल्कुल सही है। ये प्रकाश में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। अति उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों के माध्यम से संचार स्थापित करते हैं, ये बात क्या है, गलत है। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर से ध्वनि ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में भेजा जाता है, जबकि धात्विक तंतुओं में प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो कितनी सही है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मेटावर्स, स्वचालित ड्राइविंग, ब्लॉकचेन, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस उपरोक्त में से कितने सीमांत प्रौद्योगिकी यानी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सीमांत प्रौद्योगिकी, जिसे क्या है, प्रौद्योगिकी की तेज में एक विस्फोट हुआ है जिसमें डिजिटल दुनिया में हमारे काम में रहने वाले तरीके में बदल दिया है। और सीमांत प्रौद्योगिकी का उद्भव विलय उस चीज़ के केंद्र में है जिसे कभी कभी चौथी औद्योगिक क्रांति के तौर पर जाना जाता है, जिसके अंतर्गत ये चारों बातें आती हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कॉपीराइट बौद्धिक संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत फिल्म और कंप्यूटर प्रोग्राम को संरक्षण प्राप्त है। 2, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो ने कॉपीराइट पंजीकरण प्रणाली विकसित की है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं उसको देखते हैं। तो इसके अंतर्गत फिल्म और कंप्यूटर प्रोग्राम को संरक्षण दिया जाता है, बिल्कुल सही है। वीपो कॉपीराइट पंजीकरण प्रणाली की व्यवस्थित की जाती है, ये बात सही नहीं है। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। नैनो पदार्थ बड़े आकार के समान पदार्थों की तुलना में भिन्न गुणों प्रदर्शित करते हैं। नैनो पदार्थ की सतह क्षेत्र और द्रव्यमान के अनुपात में वृद्धि के साथ क्वांटम प्रभाव परिलक्षित होता है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो कथन हैं वो दोनों सही हैं और दूसरा पहले की व्याख्या कर रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। घर घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण, शून्य अपशिष्ट प्रसंस्करण, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, दिव्यांग अनुकूल शौचालय, उपरोक्त में से कितने संकेतक स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से ये सभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत क्या हैं, मार्क संकेतित करते हैं, और यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इबोला, हृदय रोग, पायरिया, मधुमेह, घेंगा, उपरोक्त में से कितने संक्रामक रोग हैं? तो यदि हम बात करते हैं मानव में दो प्रकार के जन्मजात रोग, संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो हमारे एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें संक्रामक रोग गैर संचारी रोग, बीमारियाँ जो एक व्यक्ति से दूसरे में संरक्षित होती हैं, और संक्रामक रोग संरक्षित होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें गैर संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, तो मित्रों गैर संक्रामक रोग हृदय है, मधुमेह है, घेंगा है, ठीक है, यानी ये 3 हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। लेजर तकनीक निम्नलिखित के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गुर्दे की पथरी का तोड़ना, रबर की वस्तुओं में छेद करना, ऊतकों से रक्तस्राव को रोकना, सुपरमार्केट में पैकेट के बारकोड को पढ़ना, उपरोक्त में से कितने लेजर के अनुप्रयोगों के संदर्भ में सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो लेजर के प्रयोग से ये सारी बीमारियों की क्या होती है, बीमारियों का इलाज किया जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पोल्ट्री उद्योग के कोलोनिस्टन के उपयोग पर प्रतिबंध, चिकित्सक सलाह के अभाव में एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री पर रोक, एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की सलाह देने के लिए सटीक कारण बताना, उपरोक्त में से कितने उपाय भारत में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की समस्या से निपटने में सहायक हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कितने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की समस्या से निपटने में सहायक हैं? तो मित्रों ये तीनों एंटीबायोटिक समस्या से निपटने में क्या हैं, सहायक हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है 34, उसे देखते हैं। शैवाल, जीवाणु, कवक आदि ने असूत्री कोश का विभाजन होता है। प्राणियों में शुक्राणु व अंडाणु तथा पौधों में नर व मादा युग्मक अर्धसूत्री कोश का विभाजन द्वारा बनते हैं। जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं, सही हैं? कितने कथन हैं जो सही हैं? तो मित्रों ये तीनों के तीनों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या है 35, देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फसल गुणवत्ता में वृद्धि, कृषि लागत में वृद्धि, सरकार की सब्सिडी भार में कमी, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि, उपरोक्त में से कितने PM प्रणाम योजना के उद्देश्यों में शामिल हैं? PM प्रणाम योजना में यदि हम बात करें कौन कौन सी पॉइंट शामिल हैं, तो 2023 में केंद्र सरकार ने प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, ठीक है, PM प्रणाम योजना को मंजूरी दी, जो 3,70,000 करोड़ से रिलेटेड है, जिसमें फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि की जाएगी, कृषि लागत में कमी की जाएगी, कमी करेंगे इसमें, सरकार सब्सिडी के भार में कमी करेगी, सही है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि, रासायनिक उपयोग में कमी करेगी, यानी 2 सही 2 गलत, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर OECD की सिफारिशों का समर्थक है।
वर्ष 2023 में भारत ने इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को व्यवहारिक बनाने के लिए कार्य करता है। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं, सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं मित्रों, तो उपयुक्त में से कौन कौन से कथन यहाँ पर सही होंगे, इसको ज़रा विचार करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल OECD सिफारिशों का समर्थक है, बात सही है। 2023 में भारत ने इसकी सदस्यता ली थी, तो भारत ने इसकी सदस्यता 2023 में नहीं बल्कि 2020 में ले ली थी, यानी ये गलत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यवहारिक बनाने का कार्य करता है, ये दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पटाखों का जलना, फलों का पकना, ठोस सल्फर द्रव्य सल्फर में बदलना, बर्फ का पिघलना, उपरोक्त में से कितने भौतिक परिवर्तन हैं? तो भौतिक परिवर्तन के बारे में माने कि अगर उनकी अवस्थाएं परिवर्तित हो जाएं तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है मित्रों, ठीक है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है मित्रों। ठोस सल्फर का द्रव्य सल्फर में सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, बर्फ का पिघलना, ठीक है, ठोस सल्फर का द्रव सल्फर में, ये भौतिक परिवर्तन है मित्रों। और पाठकों का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है मित्रों। तो दो हमारे सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या है 38, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेफड़ों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। चिकनगुनिया और प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट आती है। ऐच्छिक क्रियाओं के परिणाम मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क में निर्गमित होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये तीनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC, तिरुवनंतपुरम राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी NRSA, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में कितने सही हैं? तो विक्रम साराभाई तो मित्रों विक्रम साराभाई केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, सुदूर हैदराबाद में है, सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा में है। इसरो उपग्रह केंद्र यदि हम बात करें UR राव, ये आपका बालासोर में नहीं बंगलौर में है। कहाँ पर है? बंगलौर में है, ठीक है। तो ये गलत है, बाकी तीन सही, ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। पूंजी निवेश के लिए राज्यों का विशेष सहायता 2023-24 योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया की अवधारणा को आगे बढ़ाना है। यह राज्यों और वाहनों के एम्बुलेंस स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित की गई है। इसके तहत राज्य सरकार 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। तो कितने सही होंगे? तो यहाँ पे तीनों सही होंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या है 40, इसे समझते हैं 41। क्या कह रहा है 41? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुर्लभ रक्त समूह के सामान्य रूप से मिलाने वाले प्रतिजन उपस्थित नहीं होते। लसिका कोशिकाओं के मध्य भोज्य पदार्थों के प्रसारण का कार्य करती है। रुधिर की भांति लसिका में भी प्रतिरक्षी और प्रतिजन उपस्थित होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थकावट का मुख्य कारण पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव है। लाल मांस में सफ़ेद मांस की तुलना में अधिक प्रोटीन होता है। लाल मांस का स्वास्थ्य पर सीधे तौर पर कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
कौन सी बातें यहाँ पर सही हैं? तो मित्रों, थकावट का मुख्य कारण पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होना है, ये बात बिल्कुल सही है। लाल मांस सफ़ेद मांस की तुलना में अधिक प्रोटीन युक्त होता है, सही है। लाल मांस का स्वास्थ्य के सीधे तौर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या है 43? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेरामाइसिन प्रतिजैविक औषधियों के जीवाणुओं से बनाई जाती हैं। तो जितने भी स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, टेरामाइसिन है, ये सभी जो हैं दवाइयाँ वो जीवाणुओं द्वारा ही बनाई जाती हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसे दहन के लिए वायुमंडल ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल के संबंध में, तो बैलिस्टिक मिसाइल के संबंध में ये दोनों बातें पूर्णतः सही हैं और एक ही व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या है 45? बच्चे और सशस्त्र संघर्ष रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, और ऑप्शन डी मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय। तो उस बच्चे और सशस्त्र संघर्ष की रिपोर्ट जो कि जारी की जाती है वो की जाती है ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशिंग एक ऐसी मशीन तकनीक है जिससे हैकर्स द्वारा पीड़ितों को मेल या संदेशों के माध्यम से मेलवेयर लिंक भेजता है। विशिंग फिशिंग में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए वॉइस कॉल उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल गलत हैं। फिशिंग की एक ऐसी तकनीक है, ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, विशिंग संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए वॉइस कॉल किया जाता है, जबकि फिशिंग में ये उल्टा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। जीपीएस यानी गगन, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय हवाई क्षेत्र में सुरक्षित नागरिक उड्डयन संचालन सुनिश्चित करता है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा भारतीय विमानन प्राधिकरण AAI का सहयोग किया जा सकता है। तो कितने ऑप्शन सही हैं? तो यहाँ पे केवल एक ऑप्शन सही है, यानी पहला, दूसरा नहीं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है 48? EPMS पोर्टल के अंतर्गत संदर्भों पर विचार कीजिए। यह प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल विदेशों में वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो केवल पहला कथन जो है वो सही है, EPM पोर्टल। दूसरा सही नहीं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या कह रहा है 49? रेडियो एक्टिव औषधि हैं और उनके उपयोग के बारे में बताया गया है। सीजियम 137 कैंसर अनुवर्त उपचार में, बिल्कुल सही। आयोडीन 131 थायराइड के विकारों में, बिल्कुल सही। कोबाल्ट 60 विकिरण के हानिकारक सजीवों के नष्ट करने में, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन जो है वो 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। यह सुंदरबन के बाद भारत का दूसरे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। ब्रह्माणी, बैतरणी, धामरा नामक 3 धाराओं में
आकारित डेल्टा पर अवस्थित है। ये एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र है। यह क्षेत्र मध्य एशिया और यूरोप के शीतकालीन प्रवासी सहित 215 से अधिक प्रकार के जीवों का घर है। राजकनिका परिवार का यह पूर्व शिकार संरक्षण क्षेत्र वर्तमान में खारे पानी के मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, इसकी हमें चर्चा यहाँ पर करनी है। तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, भीतरी कनका राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सुखोवा राष्ट्रीय उद्यान, गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है भीतरी कनका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। किस पर? 52 पर। ठीक है, नेक्स्ट 51 पर चलते हैं, सॉरी। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया था। ओके, इसका उद्देश्य एकीकृत देखभाल प्रणाली करना है। सही है। यह किशोरियों को एनीमिया की समस्या से कुछ अंकुश लगाने के लिए सहायक है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, यानी पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, तीसरा गलत, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। किस पर? 52 पर। क्या है 52? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉशिंग मशीन, दूध में मक्खन निकालने की मशीन, कार के सड़क पर मुड़ना, उपरोक्त में से कौन सा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है? 1 और 2, 2 और 3, 1 3, 1 2 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल, वॉशिंग मशीन काम करती है। ठीक है, दूध का मक्खन निकालना, इस पर अभिकेंद्रीय बल काम करता है, अपकेंद्रीय नहीं, अभिकेंद्रीय बल। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 और 2, यानी ए ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेटेंसी रेट से तात्पर्य डेटा ट्रांसफ़र की शुरुआत से पहले नेटवर्क द्वारा लिए गए समय से है। 5G नेटवर्क की लेटेंसी रेट 4G नेटवर्क की तुलना में कम होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। ठीक है, लेटेंसी रेट से तात्पर्य क्या है? तो लेटेंसी रेट की अगर हम बात करें तो डेटा ट्रांसफ़र की शुरुआत से पहले नेटवर्क द्वारा लाई गई समय से है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। INS काबरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय नौसेना का पहला जल जेट चालित युद्धपोत है। इसका प्रोजेक्ट 28 के तहत उपयोग किया गया है। इसका नाम लक्षद्वीप समूह के द्वीप समूह के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात इसमें सही है, तो भारतीय नौसेना का पहला जल जेट चलित युद्धपोत है, ये बात बिल्कुल गलत है। भारतीय नौसेना का पहला चलित युद्धपोत ये नहीं है, जल जेट चलित युद्धपोत है जिसका नाम अंडमान निकोबार के, सॉरी ये वाला तो सही है, सॉरी ये तो सही है, और ये लक्षद्वीप के नहीं, अंडमान निकोबार के ANK, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, लक्षद्वीप नहीं है। इसका निर्माण प्रोजेक्ट 28 के तहत किया गया है। तो इसका निर्माण जो है अगर हम बात कहें 8 जून 2011 कोच्चि नौसैनिक हवाई अड्डे के कमीशन के द्वारा किया गया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, केवल एक सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धातुओं का शुद्धिकरण, शुद्ध गैसों का निर्माण, संचारण प्रतिरोध, रासायनिक यौगिकों का निर्माण उपरोक्त में से कितने इलेक्ट्रोलॉसिस के अनुप्रयोग में शामिल हैं? इलेक्ट्रोलॉसिस के अनुप्रयोग में शामिल कितने हैं? तो ये सभी इलेक्ट्रोलॉसिस के अनुप्रयोग में क्या हैं? शामिल हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या है 56? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है।
समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 15% सोडियम क्लोराइड होता है। फोटोग्राफी में नेगेटिव और पॉजिटिव के स्थायीकरण में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? उपरोक्त में से तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्या है 57 में? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अस्त्र, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल कितनी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं? कितनी सतह से सतह? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, आकाश जो है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है, यानी सरफेस टू एयर। आकाश कहाँ गया? आकाश है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें त्रिशूल, त्रिशूल हवा में, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल भी हवा में, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। स्वदेश निर्मित आपकी जो अस्त्र है, भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित दृश्य सीमा से परे ईयर टू ईयर है। ये क्या है? ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर है, यानी हवा से हवा में। अग्नि भी अगर हम बात करें, पृथ्वी भी करें, तो पृथ्वी मिसाइल सतह से सतह पर बास करने वाली है, सतह टू सतह, यानी सरफेस से सरफेस। और यदि हम बात करें अग्नि के बारे में, तो ये जो मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल, ये पहली बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, और ये भी आपकी सतह पर से सतह पर मार करने वाली है, सरफेस टू सरफेस, ठीक है। तो ये भी नहीं और अस्त्र भी नहीं, ठीक है, पृथ्वी भी नहीं, केवल दो ही हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। परमाणु बम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसे नाभिकीय संलयन सिद्धांत के आधार पर विकसित किया गया है परमाणु बम? नाभिकीय संलयन नहीं, नाभिकीय विखंडन के आधार पर है। पहला तो गलत हो जाएगा। अधिक विध्वंसक होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ये हाइड्रोजन बम से कम विध्वंसक होता है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तारों का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो तारों का ऊर्जा स्रोत नाभिकीय संलयन है, परमाणु संलयन, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 60? इसे देखते हैं हम लोग। अक्सर समाचारों में वर्णित ड्रिप प्रोसेसिंग प्राइसिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह एक मूल्य निर्धारण रणनीति है जिसे कोई कंपनी फर्म पहली बार किसी उत्पाद या सेवा को लॉन्च करते समय नियोजित कर सकती है। यह एक राजस्व प्रबंधन संबंधी मूल्य निर्धारण रणनीति है जिसे व्यवसायी मौजूदा बाजार मांगों के आधार पर उत्पादों या सेवाओं के लिए लचीली कीमतें निर्धारित करते हैं। यह सूक्ष्म आर्थिक मूल्य निर्धारण रणनीति है जहां एक ही प्रदाता द्वारा विभिन्न बाजार क्षेत्रों के समरूप या मिलती जुलती वस्तुएं या सेवाएं अलग अलग कीमतों पर भेजी जाती हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंपनियां किसी उत्पाद की कीमत का केवल एक हिस्सा ही विज्ञापन में प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ड्रिप प्राइसिंग एक ऐसी तकनीक जिसमें कंपनियां किसी उत्पाद की कीमत केवल एक हिस्सा ही विज्ञापन में प्रदर्शित करती हैं। ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय विज्ञापन परिषद द्वारा डीप प्राइसिंग अर्थात ड्रिप मूल्य निर्धारण प्रथाओं को सख्ती बरतते हुए दिशा निर्देश जारी किया गया है। ठीक है, एक उपभोक्ता ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर नाश्ता ऑर्डर करता है तो उसकी कीमत 100 रुपये दिखाई देती है, लेकिन अतिरिक्त कर, डिलीवरी कर, अन्य सभी करों को जोड़कर वह SP 175, इसे ड्रिप प्राइसिंग के तौर पर मित्रों जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या है 61? इसे देखते हैं। हाँ, सिल्वर आयोडाइड, निर्मोनिया कार्बोनेट, हाइड्राजीन, उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें,
सिल्वर आयोडाइड अकार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग कृत्रिम वर्षा के तौर पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र वेकर्स अमोनिया फार्मूला डायनोसिस फार्मूला भी कहा जाता है। ठीक है। और यह अमोनियम कार्बोनेट आयनों से बना एक रासायनिक योग जिसे स्मेल्टिंग सॉल्ट के तौर पर जानते हैं, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। हाइड्रोजीन के बारे में यदि हम बात करें, ठीक है, हाइड्रोजीन क्या है, तो हाइड्रोजीन एक उपयोग रॉकेट ईंधन के तौर पर किया जाता है। हाइड्रोजीन का उपयोग रॉकेट ईंधन के तौर पर किया जाता है। तो यहाँ भी बिल्कुल ये सही है, यानी तीनों सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कीटों का लार्वा की पहचान, वंशानुगत विकार का निदान, लकड़ी के उत्पादों की पहचान, अपराधियों की पहचान, उपरोक्त में से कितने डीएनए बारकोडिंग के अनुप्रयोग में शामिल हैं? डीएनए के लिए कीटों के लार्वा की पहचान, वंशानुगत कीटों के लार्वा, अपराधियों की पहचान, ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। वंशानुगत विकार का प्रयोग अभी यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। पौधों की पत्तियों की पहचान, लकड़ियों के उत्पादों की पहचान के तौर पर अभी डीएनए का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कितने ऑप्शन सही हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है 63? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी का टीका mRNA का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। mRNA की कोशिकाएं वायरल प्रोटीन का उत्पादन करती हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ये बात ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या है 64? निम्नलिखित फिर एडिटिंग क्रिस्पर तकनीक का उपयोग करते हुए विचार कीजिए। इसमें जीन सुधार के लिए संपूर्ण जेनेटिक कोड को लक्षित किया जा सकता है। एक बार डीएनए तंतु के कटने पर इसमें स्वयं की मरम्मत करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से केवल एक कथन सही है, यानी एक, दूसरा नहीं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ओपन मार्केट सेल स्कीम के संदर्भ में बताइए। इसका प्रमुख उद्देश्य गेहूं और चावल के घरेलू उत्पाद उपलब्धता में सुधार करना और खुले बाजार कीमतों में विनियमित करना है। ठीक है, यानी ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है। दूसरी, यह भारतीय खाद्य निगम को गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक के समय समय पर खुले बाजार में ई नीलामी के माध्यम से पूर्व निर्धारित कीमतों पर की अनुमति देता है। तो ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार केंद्र शासित भाग में लेने की अनुमति नहीं है, बिल्कुल अनुमति है। 2 ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या है 66? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेरॉयड, पेप्टाइड, ड्यूरेटिक और इथ्रोपाइनेट पोइटिन निम्नलिखित में कितने प्रयोग खिलाड़ियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने में किया जाता है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, इन सभी का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। रासायनिक उद्योगों में रासायनिक सुरक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? रासायनिक विस्फोटों को रोकने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, बाल श्रम को रोकने के लिए उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, रासायनिक विस्फोटों को रोकने के लिए रासायनिक सुरक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? पर्यावरण की रक्षा के लिए, श्रमिकों की रक्षा के लिए, बाल श्रम को रोकने के लिए नहीं। कितने सही हैं? 3 सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या है? आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ध्रुवीय प्रक्षेपण यान C-57 के द्वारा लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। यह सूर्य ऊपरी वायुमंडलीय परतों का अध्ययन करेगा, ये भी सही है। सूर्य के बाहरी वातावरण कोरोना के उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या है? सुपरनोवा विस्फोट, खगोलीय पिंडों का टकराना, दो बड़े तारों को एक दूसरे के सापेक्ष चक्कर करना। तो उपरोक्त में से कितनी घटनाएं गुरुत्वीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत हैं? तो उपरोक्त में से ये तीनों घटनाएं गुरुत्वीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। सी स्लेटर संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक जीवाश्मी प्रशांत महासागर का मूल निवासी के तौर पर जाना जाता है। तो मूल निवासी के तौर पर नॉर्वे के मॉस्को में बैलिस्टिक पूर्वोत्तर अटलांटिक का मूल निवासी है, न कि तमिलनाडु का सी स्लेटर। दूसरा, IUCN के तहत संकटग्रस्त प्रजाति की सूची में श्रेणीबद्ध किया गया है। स्लेटर मुख्य रूप से सुरक्षित प्रजाति नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो अभी किसी में सूचीबद्ध नहीं है। प्राकृतिक पुनर्चक्रणकर्ता के रूप में कार्य करता है, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित के युग्मों पर विचार कीजिए। स्टेम कोशिका केंद्र विशेषताएं: टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, संपूर्ण शरीर में विकसित भ्रूण में निर्मित कोशिकाएं, जीवों की उत्पत्ति में सहायक। उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी, तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, स्टेम कोशिकाएं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के ऊतकों को निरंतर विभक्त करने में सक्षम रहती हैं, उन्हें स्टेम कोशिकाओं के तौर पर जाना जाता है। भ्रूण कोशिकाएं जो 5-6 दिन की आयु की होती हैं, इसमें शरीर के किसी भी कोशिका का निर्माण करने में क्षमता होती है। ये जन्म के बाद किसी भी अंग या ऊतक में विभेदीकृत या विशिष्टता प्रदान कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कौन सा टोटीपोटेंट कोशिका, ठीक है, यह जीव की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। मल्टीपोटेंट भ्रूण निर्मित कोशिकाएं संपूर्ण शरीर में विकसित अन्य कोशिकाओं में विभाजित होने में क्षमता, और मल्टीपोटेंट हैं संपूर्ण, ठीक है। प्लूरीपोटेंट ये दोनों सुमेलित नहीं हैं, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या है 72? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार। भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं की संतति कोशिकाओं में विकसित करने की क्षमता वयस्क कोशिकाओं में कम होती है, बिल्कुल गलत। भ्रूण कोशिकाओं में ज़्यादा होती है। भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं एक से अधिक कोशिकाओं में बदल सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हेमोटोपोएटिक स्टेम कोशिकाओं का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी जो है हमारा क्या होगा? ऑप्शन जो बी है वो हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। माइकोराइजा, नोस्टॉक, एनाबिना, राइजोबियम, उपरोक्त में से कितने का प्रयोग जैव उर्वरकों के रूप में किया जाता है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी, चार का। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कितनों का प्रयोग जैव उर्वरकों के रूप में किया जाता है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी, चार का। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, इन सभी का प्रयोग जैव उर्वरकों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिग्यूमिनस पदार्थों की जड़ों में ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम की सहजीवी संबंध में द्वारा होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण द्वारा मृदा में नाइट्रोजन अवयव में वृद्धि की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? उपरोक्त कथनों में से ये दोनों कथन क्या हैं मित्रों? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या है 75? गुरुत्वाकर्षण लेसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खगोलविद में ब्लैक होल और डार्क मैटर को समझने में मदद करता है। यह आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की आधारित है। यह ध्रुव भूमध्य रेखा तक पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता में परिवर्तन है। उपरोक्त में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी, तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही होगा?
तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करते हैं तो कौन कौन से कथन सही होंगे। खगोलविदों ब्लैक होल को समझने में मदद करता है, बिल्कुल गलत। ये आइंस्टीन के सामान्यता सिद्धांत, ये सही है। ध्रुव और भूमध्य रेखा गुरुत्वाकर्षण बल की ओर परिवर्तन, ये दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जल प्रदूषण की पता लगाना, युद्ध क्षेत्र में विषैली गैसों की निगरानी, मधुमेह परीक्षण, जीवों की पत्तियों की पहचान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आगे क्या क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कितनी जैव संवेदक अनुप्रयोग में शामिल हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से 3 सही सुमेलित हैं, तो जैव संवेदक, ठीक है, तो यहाँ पर 3 सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वांटम एंगल्टन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चरणबद्ध प्रक्रिया है। ओके। दूसरी बात है, यह दूर बीच क्वांटम सूचना आदान प्रदान रूप से गठित होती है। कणों के एक साथ कई अवस्थाओं में होने वाली अनिश्चितता को दर्शाता है। तो मित्रों ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल गलत, जबकि ये बात बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगें केवल ठोस में संचरण कर सकती हैं। चुंबकीय तरंगें सदैव अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें केवल ठोस में होती हैं, बिल्कुल गलत। प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये भी गलत। चुंबकीय की तरंग सदैव अनुप्रस्थ, ये बात बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए तथा आरएनए दोनों की प्राथमिकता इकाई यूकेरियोटाइड है। डीएनए आरएनए की तुलना में अधिक स्थायी होता है। संपूर्ण डीएनए का व्यास सदैव एक समान रहता है। उपरोक्त में से कितने सही हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या है, चंद्र मिशन लॉन्च करने वाले देश। दूनारी मिशन रूस द्वारा, ठीक है। तो दानूरी मिशन के बारे में बात करें तो ये पहला चंद्र मिशन था, लेकिन रूस का नहीं, साउथ कोरिया का था, ठीक है। लूना 25 के बारे में बात करें तो लूना 25 ये जापान का नहीं, ये रसिया का था। किसका था, रसिया का था, ठीक है। मून इम्पैक्ट प्रोब के बारे में यदि हम बात करें तो ये भारत का था, 2008 में हुआ था, सही है। होकोतो आर मिशन के बारे में बात करें तो होकोतो आर मिशन जो है वो आपका जापान का है, न कि यूएई का है। किसका है, जापान का। नेक्स्ट ये भी गलत, यानी एक सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र की गहराई का पता लगाना, मशीनों की सफाई, संकेत भेजना, गुर्दे की पथरी का निदान कितने कार्य पराश्रव्य तरंगों के उपयोग में किए जाते हैं। तो पराश्रव्य तरंगों के उपयोग में ये चारों कार्य किए जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैग्रेंज बिंदु का सर्वोत्तम वर्णन है। यह अंतरिक्ष में ऐसा विशेष स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ एक दूसरे को संतुलित करती हैं। यह अंतरिक्ष का ऐसा स्थान है जहाँ सूर्य का आकर्षण बल उसके गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। यह अंतरिक्ष में ऐसा स्थान है जहाँ सूर्य का आकर्षण बल प्रभावी नहीं होता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मरीचिका, तारों का टिमटिमाना, प्रकाशीय तंतु की क्रियाविधि। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सभी जो कि हैं वो लाइट के किसके रिलेटेड हैं, ये लाइट के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के घटनाओं के तौर पर जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भूजल प्रदूषण से बचने के सूक्ष्म जीवों के उपयोग करके जल प्रदूषकों भूजल के ऊपर की सतह मृदा में जैव अपघटित करने की तकनीक को कहा जाता है बायो स्पारिंग, बायो लिंचिंग, फाइटोमेडिसियन, बायो ऑगमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बायो स्पार्गिंग, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। हाल में चर्चा में रही जीरो FIR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अपराध घटित होने वाले क्षेत्र से बाहर दर्ज कराया जा सकता है। यह दंड प्रक्रिया संहिता का भाग है। बर्मा समिति द्वारा सिफारिश के आधार पर इसे मान्यता मिली है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। जीरो FIR से संबंधित ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 2012 में इसे मान्यता दे दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अंडाणु का शुक्राणु द्वारा निषेचन माता के शरीर के अंदर होता है। इस प्रक्रिया में अज्ञात दाता के अंडे, शुक्राणु या भ्रूण शामिल हो सकते हैं। इससे उपयोग बच्चों की आनुवंशिक विकार को रोकने के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, ठीक है, इसमें अंडाणु और शुक्राणु द्वारा निषेचन माता के शरीर के अंदर होता है, नहीं, माता के शरीर के बाहर होता है। दाता अंडे, ये सही है। इसका उपयोग बच्चों के आनुवंशिक, ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8156 यानी 87 पर। ठीक है, क्या है 87? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुश्मन सेना के विमानों का पता लगाना, चलती पनडुब्बी की गति करना, ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों की गति का पता लगाना। उपयुक्त में से कौन सा डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग हैं? तो उपयुक्त में से डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग के बारे में बात करें तो ये तीनों डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। एटो सेकेंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समय की सबसे छोटी इकाई है। परमाणुओं एवं अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार के अध्ययन का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2020 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार एटो सेकेंड प्लस उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक कार्यों के लिए किया गया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसके संबंध में बात की गई है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तीसरा क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या है 89? कथन है और उन पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। क्या है कथन? नमक और बर्फ़ का मिश्रण 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। नमक बर्फ़ का हिमांक को बढ़ा देता है, नहीं, बर्फ़ के हिमांक को घटा देता है, जिससे बर्फ़ जल्दी नहीं पिघलती। तो ऑप्शन क्या है? ये तो कथन सही, दूसरा गलत, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या है 90? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि संबंधी गतिविधियों का आरंभ, घरों का पशुपालन, पॉटरी का उपयोग, नुकीले औजारों पर पॉलिश की शुरुआत। निम्नलिखित में से कथन में आंसर क्या दिया गया है, इसमें क्या क्वेश्चंस हैं, इस पर ज़रा विचार करते हैं। उपरोक्त में से कितने नवपाषाण युग की विशेषताओं में शामिल हैं? तो ये सारी नवपाषाण विशेषताओं के तौर पर शामिल हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित हरित अमोनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमारा भी कराइए। भारत में पहली बार मिस्र में हरित अमोनिया का आयात किया गया था, मिस्र से, बिल्कुल सही। जल में हाइड्रोलिसिस और प्राप्त हाइड्रोजन पर्यावरण से प्राप्त नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, ये भी सही। उर्वरक निर्माण में इसका उपयोग किया जा सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कितने सही हैं? 3 सही हैं, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का उपयोग क्लोरोफॉर्म, फिनॉल, यूरिया निश्चेतक के रूप में, जीवाणु नाशक के रूप में कार्य करते हैं। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। नाभिकीय संलयन के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या है नाभिकीय संलयन के संदर्भ में?
इस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक मिलकर एक उच्च ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, सूर्य से होने वाली संलयन की क्रिया हीलियम हाइड्रोजन को परिवर्तित करता है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित करता है, उल्टा दिया गया है। ठीक है, ये तो बात बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित, ये दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या है 94? क्या है? मापक उपकरण हैं और अनुप्रयोग हैं। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच, बिल्कुल सही है। पाइरोमीटर तापमान मापने के लिए दिया गया है, जबकि इसका उपकरण सीधे सूर्य से आने वाले विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर तापमान मापने के लिए होता है। ऐसा है, तो ये दोनों गलत हैं, ये सही है, एक सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। वित्तीय सहायता, परियोजना, व्यवहार्यता, बुनियादी ढांचा, पाइपलाइन विकास, निजी क्षेत्र। ठीक है, उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंडिंग स्कीम के को सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा? ये सभी चारों बातें बिल्कुल सही होंगी। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या है? बायोमार्कर की अनुपस्थिति में बाजार विचार कीजिए। ये जैविक संकेतक के रूप में उपयोग किए जाने वाले अणु हैं या जीन हैं। इनका प्रयोग भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं की पहचान के लिए किया जाता है। तीसरा, रक्त कोशिकाओं में क्लोसेनाइट एसिड सीत्रम के लिए संकट में बायोमार्कर में कार्य करते हैं। ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। सफ़ेद फास्फोरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग सेना के ध्रुव एजेंट के तौर पर किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। इसका उपयोग ध्रुव एजेंट के तौर पर ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगले क्या कहा गया है उसे देखते हैं। हाँ, इजरायली सेना द्वारा पहली बार सफ़ेद फास्फोरस के बने बमों का प्रयोग किया गया। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से बहुतायत में पाया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यह सफ़ेद फास्फोरस रंगहीन सफ़ेद पीला मोम जैसा ठोस पदार्थ होता है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, इसके अनुप्रयोग, ठीक है, इजराइल ने इसका पहले प्रयोग नहीं किया। इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2022 में यूक्रेन आक्रमण के दौरान सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग आरोप लगाया गया था। ये भी गलत। पहला सही, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या कह रहा है? 98 कथन हैं और उनके विकल्प के तौर पर बताना है। कथन एक, क्या है? विद्युत बल्ब टंगस्टन धातु का पतला तंतु प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। टंगस्टन का गलनांक अति उच्च होता है। दोनों बातें सही। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्या है 99? हाल ही में वर्षों में सुर्खियों में रहा सेगिटोरियस, ये आकाशगंगा के केंद्र में स्थित एक ब्लैक होल, एक मॉड्यूल जिसे आदित्य L1 के साथ भेजा गया एंड्रॉयड मॉलवेयर है। सूचना के प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च एक पोर्टल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा? आकाशगंगा में ये ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। सी लेट्यूस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः दुनिया भर के समुद्रों, महासागरों, चट्टानी तटों पर पाए जाने वाला शैवाल है और फलने फूलने से अधिक धूप की आवश्यकता होती है। यह जल में पोषक तत्वों का प्रदूषक में संकेत करता है। तो इसमें कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर मित्रों तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह साथियों, आज हम लोगों ने संस्कृति IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 15 सॉल्व किया, जो कि साइंस टैग पर आधारित है। नेक्स्ट पेपर भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, आप हमारे चैनल को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और साथ ही करंट का जो टॉपिक हम लोग एनालिसाइज वाइज डिस्कस कर रहे हैं, आप उनके क्वेश्चन को ज़रूर देखिए और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको क्वेश्चन को ज़रूर आंसर दीजिए और उसका अगला एक्सप्लेनेशन अगले दिन आप देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत।